प्रीवियस में आपने देखा कि जो चड्ढा है, मिस्टर चड्ढा, डॉक्टर चड्ढा जो है, उनके पास वो वाला वृद्ध व्यक्ति गया और उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो निकल लिए। अब वो इसलिए आया था उन डॉक्टर के पास, डॉक्टर चड्ढा के पास, क्योंकि वो सभी दौर से निराश हो चुका था। अब दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया और यहीं पर किस्मत ठोक ली। ठीक है। अब उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधर गया था, मृत्यु हो चुकी थी। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन को अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। आर्त स्वर इनके इस प्रकार से कि बस कहा नहीं जा सकता उनके दिल का जो दर्द है। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। कई साल गुजर गए। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब हम डॉक्टर चड्ढा की बात कर रहे हैं जिन्होंने इलाज करने से मना कर दिया था उस बूढ़े व्यक्ति को। अब कई साल ऐसे गुजर गए और डॉक्टर के एक लड़का और एक लड़की हुई। लड़की का तो विवाह हो चुका था। अब लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। सील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बहुत ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी और शहर के रईस एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उससे छेड़ते थे, मजाक करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश नहीं मिलता था, थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं होती। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। एक रमणी आई और उसने कहा कि कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त तो क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते रहते हो। अब मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। कैलाश को सांपों के पालने का, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। बस इतना पता लग जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन नहीं आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। और यही व्यसन था उसका। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी ने कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। जब उसने आग्रह किया तो ये उस टाइप का मौका नहीं था कि वो दिखा देता, क्योंकि वो काम में लगा हुआ था। अब कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, आज तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा, क्योंकि कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर।
एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने कहा, मिस गोविंद तो सीधी और भोली है, दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, जी बोलना छोड़ देती। मृणालिनी ने कहा, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। कैलाश ने मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर समझा कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। समझ गया वो कि उसे बुरा लगा है। जो ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुआ बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ में इसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। एक मित्र ने कहा, दांत तोड़ डाले होंगे ना? कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सांप लपेटे हुए उसके हाथ में, कैलाश के। अब हम कहानी आगे ले जाते हैं। ये तो यहाँ तक समझ में आया। अगर किसी को काट ले, अब वो क्या कह रहा है कि अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए। सारे सांप जहरीले थे, किसी के दांत नहीं निकाले थे उसने, उसे बड़ा शौक था। अब इसके कांटे का कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, तो वो उसे कभी नहीं काटता। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने ये तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊँ। अब यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा जो है पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों का व्यवहार न देखा था। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख ले। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ, प्रत्यक्ष दिखा रहा था वो। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा दी और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। अब जब सांप कैलाश को काट लिया
तो वो दराज की तरफ दौड़ा और वहाँ पर जाकर जड़ी लगा ली। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई और जड़ पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन तोड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी नहीं रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा जलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रखा। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं? मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी ने एक ओर से सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। ठीक है, चलिए आगे अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई कि कैलाश जो है सांपों को पालने का शौक़ रखता था और आखिर में सांप ने उसे ही डस लिया। उसकी हालत ख़राब है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, मंत्र को ढूंढ रहे हैं, परंतु अभी कुछ अता पता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।